हैं। अब ये फ्लो चार्ट जो है, इस फ्लो चार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि कोई एक बंदा है जिसके सबऑर्डिनेट में ज़्यादा नंबर्स हैं, और कोई एक दूसरा बंदा है उसके सबऑर्डिनेट में कुछ बहुत कम लोग होते हैं। कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन इसी फ्लो चार्ट के अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है समटाइम्स कि जो फ्लो चार्ट बनाने वाला होता है या जो पॉलिसी मेकर होता है वो इस चीज़ को देखता है कि वर्क लोड किसी के ऊपर ज़्यादा ना पड़े, तो इसीलिए सबऑर्डिनेट्स का जो डिवीज़न होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर दैट्स एक्यूरेट एंड एज पर द पॉलिसी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो ये हो गया फ्लो चार्ट या फ्लो ऑर्गेनाइजेशन। फ्लो चार्ट या फ्लो ऑर्गेनाइजेशन में मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने चैट में ये चीज़ एक्सपोज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको फ्लो चार्ट के अंदर क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। याद रहिएगा कि आपका आज का सेशन, इसमें से ज़्यादातर जो आपके सवालात होते हैं वो सवालात आपके मोस्टली जो हैं वो इसी प्रेजेंटेशन में कवर्ड हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या फ्लो चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन फ्लो चार्ट या ऑर्गेनोग्राम के हवाले से लास्ट टाइम एक पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें ये बताया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन फ्लो चार्ट या सिंपल ऑर्गेनोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इट्स सेम थिंग। तो अगर आप में से कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मैं प्रोसीड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है प्रोटोकॉल या जॉब डिस्क्रिप्शन, या ऐसे समझ लें कि ऑफिशियल प्रोसीजर सिस्टम क्या होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आपको कोई भी जॉब मिलती है तो जी हायरार्की भी इसको कहते हैं। यू आर राइट, एग्जैक्टली। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें एक ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है। किस चीज़ का सिस्टम होता है उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि यू वुड बी वर्किंग एज हेडमास्टर। तो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के तौर पे जब आप ये चीज़ करेंगे अपने इदारे के अंदर, तो अपने इदारे के अंदर आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस भी बनाना पड़ेंगी, क्योंकि आपके सब ऑर्डिनेट्स में से हो सकता है कि कोई ऐसा सब ऑर्डिनेट भी आए जो आपको पहले से आपकी पॉलिसी में ना हो, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी बनाना पड़ेगी। इसको शॉर्ट में जेडी कहते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ होती है, सबसे पहली जो जॉब डिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिकेशन, दूसरी उसमें जो लिखी हुई होती हैं वो होती हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड में होता है रिपोर्टिंग चैनल, और फोर्थ में लाइन मैनेजमेंट या सबऑर्डिनेट्स उनका डिटेल होता है। अब वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। टाइटल ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन मिली है उसको हम टाइटल या पोस्ट में हम लिखते हैं, ऊपर ज़्यादा बोल्ड करके, उसको नुमायां करके, प्रोमिनेंट करके हम टाइटल या पोस्ट जाहिर करते हैं। उससे ये होता है कि जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका जो एग्जैक्ट जो वर्ड है, मिसाल के तौर पे अब एक वर्ड मैं आगे आपको एक बताऊंगा जिसको हम ज़्यादा तौर पे गलत लिखते हैं। तो आपको जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल या पोस्ट में लिखी हुई होती है। उसके बाद स्केल लिखा हुआ होता है या ग्रेड लिखा हुआ होता है, या जिसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में पॉलिसीज में से जो लिखा हुआ होता है वर्ड होता है उसको हम कहते हैं बेसिक पे स्केल। मतलब जो आपको आपकी जो सैलरी मिलेगी, आपकी जो तनख्वाह मिलेगी, वो किस तरह मिलेगी, उसका स्केल क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, उसी तरह से वो बेसिक पे स्केल न्यूमेरिक्स में वो आपकी पे स्केल लिखा हुआ होगा। उसमें डैश बीच में होता है, दो नॉर्मली तौर पे दो डैशेस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका स्केल 17th स्केल है
तो ब्रैकेट में जो पे स्केल लिखा हुआ होगा उसमें आपकी सबसे पहली बेसिक पे लिखी होगी, फिर जो एनुअल इंक्रीमेंट होती है वो लिखी हुई होगी, और फाइनल जो आपका जो सैलरी होगी वो लिखी हुई होगी। तो इसको हम कहते हैं बेसिक पे स्केल। उसके बाद आपका लेवल लिखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि बिगनर लेवल होता है या मिडिल लेवल होता है, सीनियर लेवल होता है, जूनियर लेवल होता है, या जो भी आपका लेवल ऑफ जॉब जो होती है वो इसमें लिखी हुई होती है। याद रखिएगा कि लेवल जो है वो आपकी जॉब की वो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन में होती है, जबकि बेसिक पे स्केल जो होता है वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई होती है, क्वांटिटेटिव अंदाज में लिखी हुई होती है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को आप बेहतर समझ सकते हैं। क्वालिटेटिव समथिंग शुड बी रिटन इन वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, एंड द क्वांटिटेटिव is a figure that is written in numerics. इसके बाद आपकी स्टेशन या पोस्टिंग वो लिखी हुई होती है कि आप कहाँ पे जॉब करेंगे, कहाँ पे आपकी सैलरी जो आप अर्न करेंगे वो सैलरी कहाँ से आप अर्न करेंगे, और आपकी स्टेशन क्या होगी, आपकी पोस्ट क्या होगी, पोस्टेड आपकी लोकेशन वो क्या होगी। इसमें ये भी एक लफ्ज़ या एक सेंटेंस में गवर्नमेंट में ये लिखा जाता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहाँ पे भी एज पर नीड ट्रांसफ़र कर सकती है और पोस्ट कर सकती है। इसमें ये अल्फाज ज़ाहिर तौर पे लिखे हुए होते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो सारी जॉब स्पेसिफिकेशन में शामिल होती हैं। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो चीज़ आती है उसमें आपके जो फ़राइज़ जो होंगे उसको एलाबोरेट करके लिखा जाता है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो मेजर जो आपके काम होते हैं उसको लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी रोज़ाना की बुनियाद पे क्या होंगी वो इसमें एलाबोरेटेड की हुई होती हैं, और वीकली आपका काम क्या होगा, एनुअली आपका काम क्या होगा, और सेमेस्टर वाइज मीन्स 6 मंथ्स में या टर्म वाइज आपका काम क्या होगा। बाज़ औक़ात इसमें इमरजेंसीज की ड्यूटीज़ जो होती हैं वो भी लिखी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि पोलियो की वैक्सीन या पोलियो की जो ड्राइव्स थी उसमें टीचर्स और हेड टीचर्स को भी शामिल किया जाता है रहा है शुरू से ही हमारे यहाँ। तो इसमें इमरजेंसी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग एज ए हेड मास्टर इन स्कूल्स, but that doesn't mean that school is out of context of society. School is part of society, so we can be posted on different other responsibilities and duties like as polio vaccine, medical drives, and other some other social works as well. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ये सारी चीजें क्लियरली वाज़ेह तौर पे लिखी हुई होती हैं। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई होती है जो बिल्कुल आखिर में लिखी हुई होती है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई और असाइनमेंट, चाहे वो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट हो या लॉन्ग टर्म असाइनमेंट हो, वो भी दे सकती है। अब ये अल्फाज लिखे हुए होते हैं, उसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो कभी भी ये इस चीज़ पे आप घबराइएगा मत कि आपकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी। मिसाल के तौर पे जो फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिटी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, तो आप अगर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को उठा के देख लें कि भाई ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं है, मैं क्यों करूं, तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें लिखी हुई नहीं होती वो आपके उसी शक के अंदर आती है, उसी फ़करे के अंदर आती हैं, उसी आर्टिकल के अंदर आती है जो बिल्कुल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लिखा हुआ होता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कैन असाइन यू स्पेशल ड्यूटी या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर नीड। अब जो थर्ड नंबर चीज़ जो आ रही है वो आ रही है रिपोर्टिंग चैनल। आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, यानी आपके बालाई ऑफिसर कौन होंगे, हु विल सुपरवाइज यू, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन और उसकी तफसील वो उसमें पूरी तरह से लिखी हुई होती है रिपोर्टिंग चैनल के अंदर। और इस रिपोर्टिंग चैनल के अंदर ये चीज़ ना तो सिर्फ वाज़े तौर पे आपका जो ऑफिसर है वो लिखा हुआ होता है, बल्कि उसका जो ऑफिसर है वो भी वाज़े तौर पे वो लिखते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं कि यू मस्ट नो नॉट ओनली योर ऑफिसर, योर सुपरवाइजर, but also the officer of your officer or the supervisor of your supervisor। तो इस तरह से आपके ऑफिसर के ऊपर जो ऑफिसर है वो सारा लिखा हुआ होता है। बाज औकात इसमें वो सारे सेक्रेटरीट लेवल तक वो सारी जो आपकी
रिपोर्टिंग चैनल है वो आपका लिखा हुआ होता है। इसमें एक और चीज़ वो भी लिखी जाती है कि आप अपनी रिपोर्ट जो होगी वो बनाएंगे, लेकिन किस की हेल्प से बनाएंगे। जाहिर सी बात है, आप अपनी रिपोर्ट आपकी जो असिस्टेंट्स होंगे उनके मदद से बनाएंगे। और कहाँ से कलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट के टाइप्स क्या होते हैं, रिपोर्ट के चैनल्स क्या होते हैं, और रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें तफसील उसमें दी जाती है। अब जो फोर्थ वन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो ये है कि आपका लाइन मैनेजर और आपके सबऑर्डिनेट्स उनकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। लाइन मैनेजर यानी आपकी जो मैनेजमेंट की लाइन है वो सारी उसकी चेन एक लिखी हुई होती है कि आपके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, और आपके नीचे कौन होगा, आपके सबऑर्डिनेट्स उनके नीचे कौन होगा और उसके नीचे कौन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट करती है जो पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसका। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे नाम बताए कि इससे इस स्लाइड से पहले वाली स्लाइड उसमें हमने क्या पढ़ी थी। तो अगर जी बिल्कुल, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आपके हेडमास्टर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से ही हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे तो आगे वो सारी चीज़ें आ रही हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर यू। तो अगर आप मुझे बताएं कि पहले वाली जो स्लाइड थी उसका क्या था, नाम क्या था, उसका नाम था ऑर्गेनोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि उसी ऑर्गेनोग्राम उसको उसमें फ्लो चार्ट में बताया गया था, और आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस जॉब डिस्क्रिप्शन में उसको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में वो चीज़ बताई जाती है। इसमें कोई भी ऑर्गेनोग्राम की तरह फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बना हुआ होता है, बल्कि इसमें सारी चीज़ें वो पैराग्राफ वाइज लिखी हुई होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑर्गेनोग्राम दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ वन ऑफ द qualitative type of description or qualitative type of elucidation in which your duties, job responsibilities, and reporting channel and line of management is described in detail. बहुत ही अच्छा। आप सब जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी जो तवज्जो वो लेक्चर में अच्छी तरह से देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप सही तरह से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको हम जेडी कहते हैं शॉर्ट में, ये आपके लिए एक सिंपल सी एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एक टाइप था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, उसमें से उठाया गया है। और इसी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड को आगे चल के आगे देखते हुए इसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हमने मशहूर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है कि आप अपनी एनर्जीज जो हैं, आप अपनी जो तवानाई है, आप वो उस पर यूज़ करें कि आप अपने जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके मुताबिक आपके इदारे को चलाने की कोशिश करें। उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन वो सारी लिखी हुई हो। उसमें ये बताया गया कि वी कैन क्रिएट एंड वी मेंटेन एंड स्टिमुलेट एज वेल एज वी यूनिफाई द एनर्जीज within our educational institution towards the achievement of predetermined objectives. अब predetermined objectives वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो भी आपने ही खुद तय करने हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके इंस्टीट्यूशन के क्या होने चाहिए। इसी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके बहुत सारे सवालात वो भी पैदा होते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई ये वर्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ साथ अटैचमेंट के तौर पे बहुत सारे और वर्ड्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर के अंदर हम जो चीज़ पढ़ें उसमें यह है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा गोल नहीं है, बल्कि गोल बनाने वाली जो एक बॉडी होती है उसको हम कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके ज़रिए से हम जो अपना जो एक गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करते हैं।
एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा हाई लेवल डिसीजंस वो जो करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है, और इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो टॉप लेवल अथॉरिटी, उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ही समझते हैं, और आपके इदारे के अंदर जो भी टॉप लेवल का डिसीजन जो होता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद ही करता है। इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ बनाते हैं उसमें प्लानिंग करते हैं, और पॉलिसीज़ जो बनाते हैं इसको हम दूसरे अल्फाज में मिशन एंड विजन हम कहते हैं। अब मिशन और विजन जो है उसके मुतालिक मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, उस 2 मिनट के अंदर आप विजन और मिशन के मुतालिक आपने जो चीज़ पढ़ी है, समझी है, जो इस इदारे में आपने कभी कोई चीज़ देखी है, वो आप चीज़ शेयर करें। 2 मिनट आपके पास हैं, 2 मिनट के अंदर आप इसके मुतालिक चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चंस भी अगर आपको हैं तो वो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग विजन एंड मिशन। जी, आपने जो चंद चीज़ें जो बताई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सही बताई हैं, लेकिन इसमें विजन इज़ द गोल एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। इसमें विजन और मिशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो रखती है वो किसी ने नहीं बताई, आप मेहरबानी करके उसको नोट कर लें, लिख लें अपने पास। विजन वो होता है दूर वाला हमारा ऑब्जेक्टिव, हम कह सकते हैं कि हमारा एम जो होता है उसको हम विजन कहते हैं। लेकिन मिशन जो होता है वो हमारे डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई आज क्लास लेनी है, आज क्लास लेनी है, क्यों लेनी है, आज क्लास लेनी है भैया, एनी हाउ हमें क्लास लेनी है, दैट्स मिशन। लेकिन क्यों लेनी है, वो इसीलिए लेनी है कि हमें हेडमास्टर के प्रिपरेशन के लिए हमें रेडी होना है, दैट्स विजन। विजन इज द फाइनल गोल एंड मिशन इज द डे टू डे एक्टिविटी या डे टू डे गोल। अब इसमें विजन और मिशन जो बनाने वाली वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है, और उसका ये इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि स्कूल के अंदर विजन और मिशन बना के पॉलिसीज को मेक करके, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करके, उसके बाद उसी पॉलिसीज के मुताबिक स्कूल को, स्कूली जो तालीम है उसको उसके मुताबिक चलाना, ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। दैट कम्स इन द नेचर ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक सवाल जो मुझसे जो पूछा था किसी ने, वो ये पूछा था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, प्रोटोकॉल जॉब डिस्क्रिप्शन, वो मैं आपको आखिर में एक अलग स्लाइड है उसमें बताऊंगा। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो लफ्ज है उसके ऊपर मैंने बहुत सारे किताब वो पढ़े थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी थी तो उसके बाद जो मुझे मैनेजमेंट के अंदर एक चीज़ जो समझ में आई थी, इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर अपनी मास्टर्स थीसिस के अंदर भी बहुत सारा काम किया हुआ था, दैट इज मैनेजमेंट लफ्ज को मैंने इश्तकाक करके उसको एपिस्टीमोलॉजिकली मैंने उसको ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद मैनेजमेंट को मैंने अपने पास जो समझा, मैनेजिंग मैन टैक्टफुली, इंसानों को
मैनेज करना, इंसानों को संभालना, लेकिन पर्टिकुलर तरीके से, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। रिगार्डिंग हेनरी फॉल्स 1957, एक बड़ी सी बहुत खूबसूरत उसने डेफिनेशन जो मैनेजमेंट की बताई, उसको मैंने शॉर्ट में FPOCOC करके बताया। उसने कहा कि मैनेजमेंट का मतलब और कुछ नहीं, जब भी आप किसी चीज़ की फोरकास्टिंग करें, उसके बाद प्लानिंग करें, फिर उसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करें, और ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए कमांड दें, उसमें बाद में आप जो ज़राए इब्लाग के रवाबित जो हैं वो रखें, और आखिर में आप उसको कंट्रोलिंग फैक्टर्स को देखें, तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो हम, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बच्चों की तरह हम ये चीज़ रट के नहीं पढ़ेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं कि फोरकास्टिंग का लफ्ज इसमें दिया गया है। अब इसके मुतालिक एक सवाल आया था प्रीवियस पेपर्स के अंदर, मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें यह था कि फोरकास्टिंग क्या होती है। फोरकास्टिंग इज द पोस्ट प्लानिंग और प्री प्लानिंग। तो उसका जवाब है कि हमेशा फोरकास्टिंग जो होती है वो प्री प्लानिंग होती है। प्लानिंग से पहले की जो प्लानिंग होती है उसको हम फोरकास्ट कहते हैं। प्लानिंग से पहले वाली प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? फोरकास्ट कहते हैं। अब इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है रिसोर्सेज को जब भी आप यूटिलाइज करें तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ़र्क ये है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने डिसाइड करना है, उसने पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करना है, लेकिन टू द फील्ड, इन द फील्ड, जो आपकी जो सरजमीन है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर उस पॉलिसीज़ को किस तरह से, किस नौयत से, किस हिसाब से चलाना है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। और इसीलिए मैनेजमेंट का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव लेवल का काम है, क्योंकि जो डिसीजन का काम था वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। अब इसमें एक और लफ्ज इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि हमेशा मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग और पॉलिसीज जो ऊपर से बन के आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है मैनेजमेंट। याद रखिएगा, पॉलिसीज या प्लानिंग्स बनाना मैनेजमेंट का काम नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैनेजमेंट का काम उनको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप्स, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एक सबसे पहले जाबराना या आमराना तरीका है, जिसके अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने अथॉरिटी के अलावा किसी और की बात को कभी भी काबिल कबूल नहीं समझता। इसीलिए इसी टाइप को ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन या हम उर्दू में अगर कहें तो जाबराना या आमराना तरीके से हम कहते हैं। ज़्यादातर जो ये इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो मिलिट्री एकेडमीज के अंदर होती है। अब दूसरा जो टाइप वो है डेमोक्रेटिक। अब इसमें देख लें कि आप जो ऑटोक्रेटिक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मिसाल आप टीचर का जो लेक्चर है क्लासरूम के अंदर, वो आप ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों की पसंद का नहीं होता। बच्चे चाहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कोई टीचिंग मैथडोलॉजी इस्तेमाल में हो, और साथ साथ में ऐसे तरीके इस्तेमाल में होने चाहिए जिसमें बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी मिले, और वर्क बाय डूइंग समथिंग शुड बी देयर। तो बच्चे इस चीज़ को पसंद बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो सुन सुन के टीचर को थक जाते हैं। तो टीचर फिर भी ये चीज़ अगर चाहता है, दैट कम्स इन ऑटोक्रेसी। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमेशा ओपन होता है शेयरिंग बेस्ट पॉलिसीज के लिए, और ये चाहता है कि आप लोग शेयर करें अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग्स को। उसके बाद ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब थर्ड वन जो टाइप जो आ रहा है वो है लेजिस फेयर। अब लेजिस फेयर में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, कोई बंदा पूछने वाला किसी से नहीं होता, जो जिसकी मर्जी जो कहे जो करे। अब इस तरह के जो लेजिस फेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे स्कूल्स में तब हो जाती है जब हमारा अथोराइज ऑफिसर वो लीव पे चला जाता है, या हमारा हेडमास्टर जो है वो स्कूल में नहीं होता, या जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है हेडमास्टर के बाद वाला बंदा वो भी स्कूल में नहीं होता। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप बन जाता है हमारे पास, वो बन जाता है लेजिस फेयर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब
जो एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एजुकेशनल लीडरशिप। इसके मुतालिक जल्दी से फ़ौरन ही 1 या 2 सेकंड के अंदर आप ये बताएं कि एजुकेशनल लीडरशिप आप क्या समझते हैं? सिंपल वर्ड में आप मुझे बताएं, सो दैट आई मे नो दैट यू आर लिसनिंग और यू आर डूइंग समथिंग एल्स। क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग के अंदर बाज़ औक़ात ये एक इसका एक डिफ़ॉल्ट बन जाता है कि स्टूडेंट्स साइन इन होके फिर बहुत सारे काम करते रहते हैं अपने, तो टीचर को पता नहीं चलता। मे बी इन फ्यूचर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट कैन आल्सो बी लर्न द वन हु लीड्स, हाउ द वन कैन लीड, हाउ अ पर्सन कैन लीड। अब इंस्टीट्यूशन के अंदर जब भी हम तालीमी इदारे के अंदर किसी चीज़ की हम लीडरशिप करें उसको हम एजुकेशन लीडरशिप कहते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या सिर्फ हेडमास्टर या टीचर वो लीडर्स होते हैं? प्लीज़ इसका जवाब सब देते जाएं। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी करें, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें कवर करनी है। अगर आप बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा। हेडमास्टर या टीचर के अलावा कोई और लीडर होता है स्कूल में? नो, यू आर सेइंग नो। सायरा खान सेज नो, हसनैन महमूद, सनाउल्लाह एंड एवरीवन इज सेइंग नो। बट लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल कि भाई स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडमास्टर या टीचर वो लीडर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कूल में लीडरशिप करते हैं। अब किस तरह से करते हैं? स्टूडेंट करते हैं, उनका जो स्टडी ग्रुप होता है उसकी लीडरशिप स्टूडेंट्स करते हैं। टीचर करता है क्योंकि वो पढ़ाता है। वो किस तरह से पढ़ाता है? क्लासरूम में जो भी टीचिंग मेथड यूज करता है। इसके साथ साथ में टीचर्स एक सब्जेक्ट के आपस में कोलाबोरेशन करते हैं, उसमें एक या दो जो सीनियर टीचर है वो उनकी लीडरशिप करता है, वो भी एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ कम्युनिटी वर्कर्स या नोटेबल पर्सन जो होते हैं वो हमारे पास 3 एस उनके अंदर लीडरशिप करते हैं। स्कूल स्पेसिफिक सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर वो लीडरशिप करते हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका चेयरमैन हमने किसने बनाया है? बताएं मुझे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हमेशा से कोई पेरेंट होता है, तो वो लीडर है हमारा भाई, इस कम्युनिटी का लीडर है। तो दीज ऑल थिंग्स कम इन एजुकेशनल लीडरशिप। अब इसमें बाउंड्रीज हैं, अलग अलग तरह के उनके हायरार्की के अंदर अलग अलग किस्म के काम हैं, उनकी जॉब्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं, वो अलग बात है। लेकिन एजुकेशन लीडरशिप के अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं। Yes. Now we are defining education leadership. It's basically a process that influences your staff towards the achievement of school goal. नाइलर ने 1999 में ये डेफिनेशन दी थी, बहुत ही मशहूर हुई है। इसी डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि भाई आप लीडरशिप कैसे करेंगे? किसी को डंडा उठा के मजबूर करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। वो आप अपने शख्सियत को इतना मुतासरकुन बनाएंगे कि लोग आपको फॉलो करना शुरू करें। आप इन्फ्लुएंस करेंगे अपने स्टाफ को, इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जो बंदे खुद ही मजबूर होके आपको फॉलो करें, खुद ही मजबूर होके आपको ओबे करें, दैट्स कॉल्ड अ लीडर। अब देखें कि एजुकेशनल लीडर हमेशा क्या करता है कि मुस्तकबल पे नजर रखता है। लेकिन मुस्तकबल पे नजर शायद मैं भी रखता हूँ, आप भी रख रहे हो, क्योंकि आपने क्लियर करनी है अपनी टेस्ट एसपीएससी की, हेडमास्टर की। लेकिन जो एजुकेशन लीडर जो होता है वो हमेशा जो माजी होता है उसका तज्जिया करता है, माजी को देखते हुए, माजी को नज़र में रखते हुए फिर इसी चीज़ को फोकस करता रहता है। तो इस स्कूल के अंदर एजुकेशन लीडरशिप हमेशा इवेल्यूशन बेसिस पे होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इवेल्यूशन के बेसिस पे जो चीज़ होती है वो हमेशा लीडरशिप होती है। कभी भी मैनेजमेंट जो है वो इवेल्यूशन बेसिस पे नहीं होगी। हाँ, इवेल्यूशन बेसिस पे अगर असाइनमेंट्स होती हैं दैट्स अनदर थिंग, बट मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कोई लीडरशिप का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ज़्यादातर जो रोल जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। मैनेजमेंट का काम होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को टैकल आउट करना, और वो पास्ट और फ्यूचर को नहीं देखते, क्योंकि वो पर्टिकुलर उनको ड्यूटीज़ दी जाती है, असाइनमेंट दी जाती हैं कि भाई आपने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे आप स्कूल के मैनेजर हैं और आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन्होंने आपको एक एग्जांपल तौर पे मैं आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ। आपको एक काम दिया कि भाई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मुतालिक
आपने कोई बच्चों को तैयारी करवानी है, जिस तरह से हमारे पूरे स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है लतीफ़ शनासाई, लतीफ़ अवेयरनेस, वो आपको एक असाइनमेंट मिलती है। तो आप अपने ऑफिसर से ये नहीं पूछेंगे कि भाई लास्ट ईयर ये हुआ था, उससे पहले ये हुआ था, उससे पहले ये हुआ था, और 3 साल के बाद क्या होगा। आपको ये अथॉरिटी हरगिज नहीं है, क्योंकि आप मैनेजर हैं। आपको जो चीज़ दी जाती है आपने वो चीज़ टेकल आउट करनी है, दैट्स द वर्क ऑफ मैनेजर। बट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इवैल्यूएशन होती है, उसमें हमेशा पास्ट भी होता है। प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल लफ्ज जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब है जो हम पुलिस में प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल का मकसद ये नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल का मकसद है कि आपकी जो पॉलिसी है उसको आप चलाएंगे, उसके मुतालिक चलेंगे, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो आपके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, आपका प्रोटोकॉल है वो। अब एजुकेशन लीडरशिप का प्रोटोकॉल क्या है, ही मस्ट बी विजनरी, ही मस्ट क्रिएट एंड डायरेक्ट डिफरेंट पॉलिसीज, और वो एक अच्छा सुपरवाइजर होना चाहिए और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजर होना चाहिए, जो इस चीज़ के लिए कैपेबल हो कि भाई उसके पास राइट पीपल शुड बी फॉर द राइट जॉब। वो ऐसी एक किसी ऐसे बंदे को कोई एक ऐसा काम ना दे कि जिसमें उस बंदे की स्पेशलिटी ना हो। उसको पता होना चाहिए कि भाई इस बंदे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो वो एचआर का जो काम है वो भी लीडर नहीं करना है, और उसके साथ साथ स्कूल का अच्छा जो लर्निंग और टीचिंग का जो माहौल है वो बनाता जाए। अब ये 3 बेसिक इनके जो फिजियोलॉजी जो फंक्शंस होते हैं वो 3 हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको डायरेक्ट करता है, और थर्ड वन इसका जो काम है वो है सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या है इसको हम देखेंगे। सुपरविजन जो हमारे रोजाना की बुनियाद पे जो गाइडेंस जो हम करते हैं, उसमें हम टीचर्स को फैसिलिटेट करते हैं, टीचर्स को मुहैया करते हैं। क्या मुहैया करते हैं? उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आइडियाज मुहैया करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं, उसको हम सुपरविजन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्कूल का जो विजन और मिशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टीचर्स की हेल्प करें, उनकी हेल्पिंग करें, उनके असिस्टेंट्स करें, उसको हम सुपरविजन कहते हैं। सुपरवाइजर का जो एक फंक्शन है, ही मस्ट बी अ गुड प्लानर, ही मस्ट बी ऑर्गेनाइजर। वो चीज़ों को तरतीब से रखे और अच्छी तरह से उनकी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करे, मददगार बने, मोटिवेट करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे, कम्युनिकेट करें और अच्छा सा बूस्टर बने। और फाइनली उसका काम है वो है इवेल्युएटर, वो तज्जिया कार भी अच्छा सा बने, ताकि वो हेल्प तब करेगा जब उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होंगे। अब सुपरविजन को अगर हम तोड़ के देखें तो सुपर विजन मतलब, विजन का मतलब है कि आप चीजों को देखें लेकिन सुपर तरीके से देखें। मिसाल के तौर पे क्लासरूम के अंदर क्लासरूम गाइडेड डिस्कशन जो होता है, उसमें टीचर का काम होता है सुपरवाइज करना। अब सुपरविजन के साथ एक और लफ्ज है जो ज्यादा कंफ्यूज करता है हमें, वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग वही काम सुपरविजन का होता है, लेकिन मॉनिटरिंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं वो बताई नहीं जाती, बल्कि वो लिख के अपने सुपीरियर को बताई जाती है, लेकिन जो बंदा जिसकी मिस्टेक आप देख रहे हैं उसको नहीं बताई जाती। सुपरविजन का काम यह है कि जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो वहाँ पे अच्छे तरीके से हल की जाती हैं, जबकि मॉनिटरिंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं वो बताई नहीं जाती, बल्कि जो ऑफिसर, जो बाला ऑफिसर होता है उसको बताया जाता है। सुपरविजन अ टाइप ऑफ रेपो एंड मॉनिटरिंग इज अ टाइप ऑफ रिपोर्ट। अब इस जो ये दो अल्फाज हैं, रिपोर्ट एंड रिपोर्ट, ये दो टू आर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अंदर हम जो फर्क है वो हम जानेंगे। अब रिपोर्ट वर्ड है जो हम नॉर्मली तौर पे जो मशहूर हम करते हैं REPORT, और दूसरा है RAPPORT। अब फर्स्ट वन जो है रपो, सेकंड वन है रिपोर्ट। फर्स्ट वन रपो का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि म्यूचुअल जो रिलेशनशिप होना चाहिए स्टूडेंट के दरमियान उनके टीचर का और वाइस वर्सा, उसको हम रपो कहते हैं। और ये सुपरविजन का हमारे पास टूल है। मिसाल के तौर पे टीचर, कोई अच्छा टीचर होता है, एक बड़ी एक अच्छी सी वीडियो जो थी वो एक वायरल हुई थी, उसमें किसी टीचर की ट्रांसफ़र हुई थी किसी और स्कूल में, तो बच्चे उसके लिए वो धाड़े मार के रो रहे थे।
तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो हमारा दैट्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेपो। उसमें ये होता है कि बच्चों का अपने टीचर के साथ कल भी लगाव हो जाता है, उनका अच्छा सा रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है बच्चों का टीचर के साथ और टीचर का बच्चों के साथ। तो हम कह सकते हैं कि गुड इन्वायरमेंट ऑफ रेपो हैज़ बीन बिल्ड। तो इसी चीज़ को हम सुपरविजन टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अगर सुपरवाइजर के तौर पे आप जा रहे हैं किसी इदारे के अंदर, तो आपने जाके ये देखना है कि जो टीचर्स हैं उनके और उनके स्टूडेंट के दरमियान कितना कल भी लगाव है और रिलेशनशिप उनका कौन सा है। जबकि दूसरा जो वर्ड है रिपोर्ट, वो हम नॉर्मली तौर पे किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम लिखते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन एंड सेकंड वन इज नॉर्मली यूज फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग। अब कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ हैं, उनके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। याद रहिए कि इसके मुतालिक ज़रूर सवालात आते रहते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे पब्लिक सर्विस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उस दोनों में ये सवालात आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर आप तवज्जो से सुनिएगा। हमारे पास स्कूल्स के जो ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध के अंदर जो स्कूल के टाइप्स हैं वो ज़्यादातर एक फंक्शनल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लस्टर एंड सेकंड वन इज कैंपस। क्लस्टर्स जो हैं वो प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल्स के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्लस्टर स्कूल्स कहते हैं। और कैंपस स्कूल में ज़्यादातर नहीं बल्कि होता ही वो हाई स्कूल्स वो होते हैं, लेकिन उनमें मर्ज स्कूल वो प्राइमरी है। अब फ़र्क इन दोनों के दरमियान क्या है कि जो क्लस्टर स्कूल होता है उसका जो मेन सेंटर जो होता है वो हमेशा प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल ही होता है, लेकिन जो कैंपस स्कूल होता है उसमें हमेशा जो सेंटर जो होता है वो हमेशा हाई स्कूल ही होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फर्क आपको जहन में रखना है कि क्लस्टर स्कूल के अंदर चाहे मर्ज स्कूल प्राइमरी हो मिडिल हो, लेकिन उसमें हाई स्कूल कभी भी मर्ज नहीं होगा। क्लस्टर में प्राइमरी और एलिमेंट्री होंगे, लेकिन जो कैंपस स्कूल जो होता है उसमें मर्ज बेशक प्राइमरी एलिमेंट्री हो, लेकिन उसका जो सेंटर जो होता है वो हमेशा हाई स्कूल होता है। अब हेडमास्टर की 17 ग्रेड की जो एसएनईज होती है, शेड्यूल्ड न्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर जो 17 स्केल के हेडमास्टर्स होते हैं उनको प्राइमरी स्कूल्स में पोस्ट किया जाता है, साथ साथ में एलिमेंट्री स्कूल्स में भी किया जाता है जो कि क्लस्टर स्कूल्स कहते हैं, और हाई स्कूल में भी उनको पोस्ट किया जाता है। लेकिन जो हाई स्कूल्स जो होते हैं उनको हम कैंपस स्कूल्स कहते हैं। हेडमास्टर 18 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है उसको कभी भी प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल में नहीं पोस्ट किया जाता, उनको हमेशा सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल, ज़्यादातर कैंपस होते हैं, अगर कैंपस ना भी हो तो उस वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। और 18 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की और पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डीओ वगैरह वो भी होती है। प्रिंसिपल जो होता है उसको हम सीनियर हेडमास्टर कहते हैं, वो 19वें ग्रेड का होता है और उनको हमेशा हायर सेकेंडरी स्कूल में ही पोस्ट किया जाता है, और उसको भी हम कैंपस स्कूल कह सकते हैं। वो कैंपस हो सकता है लेकिन कभी भी क्लस्टर नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी प्राइमरी की है उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है वो 19वें ग्रेड का होता है। उसके पास 4 डिप्टी डीओज होते हैं, डिप्टीज होते हैं। उसमें सबसे पहला वो एडमिन का काम करता है, दूसरा जो होता है उसके पास वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम करता है, और तीसरा जो होता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का काम करता है, चौथा जो होता है वो एकेडमिक का काम करता है। अब ये चारों जो ऑफिसर इनके जो डिप्टीज होते हैं वो 18 ग्रेड के होते हैं, जबकि उनके पास टीओज भी होते हैं जो मेल और फीमेल के सेपरेट होते हैं। वो हमेशा प्राइमरी के अगर कैडर है तो उसमें प्राइमरी के टीओज ही होते हैं, वो 17 ग्रेड के होते हैं। इसके साथ साथ हेडमास्टर्स वो भी डीओ के अंडर में काम करते हैं, वो 17 ग्रेड के होते हैं। लेकिन कुछ हेडमास्टर्स वो 9th ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक के भी होते हैं, जो नॉन गेजेटेड जिसको हम कहते हैं। अब टीओ की जो एक प्राइमरी स्कूल का जो टीओ होता है उसकी जो एक हायरार्की वो ये होती है कि टीओ के अंडर में जो काम करता है वो एक होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, दो होते हैं ऑफिस असिस्टेंट, और साथ साथ में हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क वो भी 2 या 3 होते हैं पोस्ट, और कंप्यूटर ऑपरेटर एक होता है, एक जूनियर क्लर्क होता है, और मुतअद्दिद बेशुमार हेडमास्टर्स, इंचार्ज हेडमास्टर्स होते हैं, वो 9th ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक के होते हैं। अब ये पोस्ट्स जो होती है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी खाली होती हैं, कितनी काम करती हैं,
कितनी सैंक्शनड यानी एसएनई कितनी है, शीरोल्ड न्यू एक्सपेंडिचर कितना है और कितनी खाली है, कितने काम कर रहे हैं, वो अलग अलग टीओ के पास अलग अलग तरह की फिगर होती है। अब इसमें टीओ फीमेल की भी इसी तरह से एक सेटिंग होती है, इसी तरह से उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है। अब हमारे डीओ सेकेंडरी के ऊपर, डीओ सेकेंडरी का जो नाम है ऑफिशियल, वो आजकल जो थ्रू आउट पाकिस्तान जो चल रहा है वो डीओ एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी चल रहा है, जो कि 19वें ग्रेड की पोस्ट होती है और उसके पास काम करने वाले 4 डिप्टी डीओज होते हैं, एक एडमिन का, क्वालिटी एश्योरेंस का, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का और एकेडमिक का। वो सारे डिप्टीज जो होते हैं वो 18वें ग्रेड के होते हैं, जबकि हेडमास्टर उनके पास 19वें ग्रेड से लेके 17वें ग्रेड तक और 16वें ग्रेड तक और 9th ग्रेड तक उनके पास हेडमास्टर्स भी होते हैं। ये चीज़ आपको जाहिर सी बात है, ये आप देख सकते हैं इसको बाद में डिटेल से। अब एसएनई जो होती है वो कॉमन जो हाई स्कूल होता है उसकी एसएनई क्या होती है, उनका जो हेडमास्टर होता है, अगर हेडमास्टर हाई स्कूल वो कैंपस है तो हेडमास्टर 18वें ग्रेड का या 17वें ग्रेड का होगा। अगर कैंपस नहीं है, ज़्यादा बड़ा हाई स्कूल है, तो 19वीं ग्रेड का हेडमास्टर भी होता है। उसके बाद जो उनके नीचे जो काम करने वाले बंदे होते हैं वो फर्स्ट असिस्टेंट होते हैं, जिसको हम एफए कहते हैं। वो कोई भी हाई स्कूल टीचर होता है जिसका जो ग्रेड होता है वो 16वें ग्रेड से लेकर 20वें ग्रेड तक का होता है बंदा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 20वां ग्रेड लिखा गया है, ये 20वां ग्रेड गजेटेड वाला नहीं है, बल्कि ये टाइम स्केल का है जो उनको सीनियरिटी के बेसिस पे जो मिलते हैं वो ग्रेड्स, वो ग्रेड 20वें ग्रेड तक वो पहुंच जाते हैं। एचएसटी या एसएलटी जो होते हैं वही 16 से लेकर 20वें ग्रेड तक के होते हैं। जेईएसटीज होते हैं जो 14, 15 और 16 ग्रेड के होते हैं। ओटीज होते हैं वो 14 से लेके 19वें ग्रेड तक जाते हैं और डीटीज पीटीज वो 14 से लेके 19वें तक जाते हैं। और एडब्ल्यूआई असिस्टेंट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर्स, जिसको हम सीनियर जब वो होता है तो उसको हम वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, वो भी 14 से लेके 19वें ग्रेड तक के होते हैं। उसके साथ साथ कोई ऑफिस सपोर्टिव स्टाफ होता है जिसमें सुपरिटेंडेंट क्लरिकल स्टाफ आ जाते हैं, और साथ साथ में लोअर स्टाफ चौकीदार और नायब कासिद या माली वगैरह वो भी इसके अंदर वो शामिल हो जाते हैं। अब टीओ प्राइमरी की मैंने जो आपको एक एसएनई जो बताई थी, उस एसएनई के अंदर आप देखें कि कोई टीओ जो भी होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके पास डिफरेंट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं और उनके हेडमास्टर वो 9th ग्रेड से लेके 16th स्केल तक के होते हैं और वो फिक्स्ड पोस्ट होती है उनके पास। फिक्स पोस्ट जितने स्कूल्स होते हैं उनके पास उनकी फिक्स एसएनई होती है और वो अपनी मर्जी से एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक कोई जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उसका प्रपोजल अथॉरिटी ऊपर भेज सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ट्रांसफ़र होती है टीचर्स की, वो आजकल ट्रांसफ़र वो हमारे प्रोविंशियल लेवल का काम है और प्रोविंशियल लेवल के बाद हमारा डायरेक्टोरेट लेवल का काम है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम नहीं है। फिक्स पोस्ट होती हैं, इसके साथ साथ ऑफिस सपोर्टिव स्टाफ की और साथ साथ में लोअर स्टाफ की भी फिक्स्ड पोस्ट होती हैं। अब इसी तरह से जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का टीओ मेल या फीमेल है, उसके पास भी इसी तरह से डिफरेंट मिडिल स्कूल्स होते हैं और उनके हेडमास्टर्स होते हैं जो कि 16वें ग्रेड से लेके 20वें ग्रेड टाइम स्केल वाले होते हैं और उनके पास फिक्स पोस्ट होती हैं डिफरेंट जेएसटी, एचएसटी, डीटी, पीटी वगैरह की, और साथ साथ में क्लरिकल स्टाफ या लोअर स्टाफ की भी फिक्स पोस्ट होती है इनके पास। हायर सेकेंडरी स्कूल जो होता है वो क्या होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे पास ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो आपने अपने लाइफ में थ्रू आउट लाइफ कभी सुना होगा कि हाई स्कूल अलग होता है और हायर सेकेंडरी स्कूल वो अलग होते हैं। अब हायर सेकेंडरी स्कूल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वहाँ पे जो ज़्यादातर पुराने ज़माने में तो क्लास 11वीं और 12वीं होती थी, लेकिन आजकल उनको जब कैंपस का दर्जा दिया गया है तो क्लास 1 से लेके क्लास इंटर तक सारे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर वो तालीम दी जाती है। इसीलिए इसका प्रिंसिपल जो होता है वो 19वें ग्रेड का होता है या 20वें ग्रेड का होता है। बाज़ औक़ात 19वें और 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स नहीं मिलते तो 18वें ग्रेड का, 17वें ग्रेड का, अगर वो नहीं है तो 16वें ग्रेड का भी मजबूरन वो एक्टिंग तौर पे प्रिंसिपल का काम करता है। हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर हेडमास्टर बीपीएस 17 की अलग गजेटेड पोस्ट भी होती है। कुछ स्कूल में ये नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो भी हमारे स्कूल्स हायर सेकेंडरीज हैं उनके साथ अटैच में कैंपस होते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ उसमें ऐड हुई होती है। एचएसटीज की पोस्ट होती है जो कि 16वें ग्रेड से लेकर 20वें ग्रेड तक होती है, नॉन गजेटेड की पोस्ट होती है
और JEST वो भी 14 से लेके 16 ग्रेड तक। PST की पोस्ट है 9th ग्रेड से लेके 16 BPS तक होती है, और आजकल प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपग्रेड करके 14 ग्रेड का कर दिया गया, दैट्स इक्विवेलेंट टू JEST पोस्ट। साथ में अदर कैडर के टीचर्स भी होते हैं, DT, OT, PT, AWI एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल 19 या 20 ग्रेड का जो होता है उसको ऑफिस सपोर्टिंग स्टाफ वो भी दिया जाता है, और लोअर स्टाफ भी दिया जाता है। तो ये हमने आज सारी चीज़ें पढ़ी थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बियरिंग मी। आई वुड लाइक टू सी योर क्वेश्चंस। हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओवर टू सर स्माइल। Okay class, I hope so कि आज आपका सेशन that should be very much productive as well। और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज कल हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आपको एक छोटा सा मैं टेस्ट भेजूंगा और वो आप फिर उसको सॉल्व कीजिएगा और उसके आप मुझे आंसर की बनाकर आप मुझे भेजेंगे। SNE क्या है सर? ये एक सवाल। शेड्यूल्ड न्यू एक्सपेंडिचर, जो भी स्कूल का एक्सपेंस होता है उसके मुतालिक एक शेड्यूल बनाया जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हैं, ऊपर से बन के आती है। उसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स वो भी होती हैं, कितनी पोस्ट है और आपके स्कूल का कितना खर्चा है, ओवरऑल इसकी सैलरी बजट, नॉन सैलरी बजट, सारी चीज़ें वो SNE के अंदर होती है। व्हेन वर क्लस्टर और कैंपस स्कूल इंट्रोड्यूस? कैंपस या क्लस्टर स्कूल जो हैं वो आज से कुछ ही साल पहले 2016 के बाद के इंट्रोड्यूस्ड हैं, और वो पॉलिसीज़ जो है वो पूरी की पूरी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई, वो अलग बात है, लेकिन 2016 के ऑनवर्ड वो चीज़ें। TEO तहलका एजुकेशन ऑफिसर, DEO स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एंड Telka education officer comes in SNE. Scheduled new expenditure is the full form of SNE. G. Question further, please, if there is any. Otherwise, I will be looking forward to see you next time. Thank you so much. Okay class, thank you very much. So see you tomorrow inshallah with some more interesting topic. If Sir Rashid is here, sir, would you like to say something about class? Sir, Zabardast, very good sir. I am very glad to have all of you together. और देखते हैं हमारे बच्चे कितना काम करते हैं। मसला है बच्चों का सर, हम तो मत्थामारी करते रहेंगे। आपको पता है कि मैं स्ट्रेट अवे बात करता हूँ, राइट सर, और घर वालों से भी, लाल से भी स्ट्रेट अवे बात करता हूँ। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल था और अमेजिंग क्लास थी। सर ने बड़ा ज़बरदस्त जो है अच्छे तरीके से डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। वैसे तो मेरी फील्ड तो नहीं है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्लैड टू हैव बोथ ऑफ यू टुगेदर। और दोनों साथ बैठ के देखें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनको ये 30-40 बच्चे आप कह रहे हैं कि सारे के सारे HM बन जाएं, और हमने बना भी दिया है इनको, बस इनको सिर्फ काम इनको काम करना है बस। बेटा सारे हिरा, बेटा हसनैन भाई, सारे काम करो, मेहनत करो। चंद्रा बेटा, सारे के सारे, हिरा, हसना, आइजक, अजहर, जितने भी नाम हैं, ठीक है ना। तो काम करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, हम आपके साथ हैं, एंड तक चलेंगे इंशाल्लाह। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। असल में बिजी हूँ, यहाँ पे घर का काम चल रहा है, आप देखें ना आवाज आ रही होगी ना, तो मैं ये वाली क्लास ले रहा हूँ। राइट सर, राइट राइट। चले सर, आप अपनी क्लास कंटिन्यू करें, हम यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू।